नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर हमारा खास शो इंश्योरेंस मंत्र, और जहां पर हम आपको बताते हैं इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बारीक बातें, इंश्योरेंस के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं। तो आज का शो हमारा फोकस्ड है री इंश्योरेंस के ऊपर कि री इंश्योरेंस कितना महत्वपूर्ण है और री इंश्योरेंस से इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना लिंक है और जिससे आप पर भी असर पड़ता है। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है देश की सबसे बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी री के इंटरिम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश जोशी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज हमें वक्त देने के लिए। जीआईसी री का जब नाम आता है तो एक आपका मजबूती है री इंश्योरेंस सेक्टर में और सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम लिया जाता है। तो आपसे सर मैं यही समझना चाहूँगा कि बीते कुछ सालों में री इंश्योरेंस मार्केट किस तरह से बदला है और हमारे दर्शकों के लिए आप बता पाए कि री इंश्योरेंस का महत्व क्या है। धन्यवाद। री इंश्योरेंस का अगर हम रोल देखा जाए और मोटे तौर पे हम बात करें तो री इंश्योरेंस एक होलसेलर है और इंश्योरेंस कंपनी एक रिटेलर है। जैसे जीआईसी जो है हमारा जो बिजनेस है वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी जो लिखती है पॉलिसी और जो पॉलिसी होल्डर रिटेल ग्राहक को देती है, उसकी वजह से उनके बैलेंस शीट पे एक अक्यूमुलेशन होता है, एक जो इकट्ठा होता है। जैसे कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई फ्लड हो गया, तो जो इंश्योरेंस कंपनी के बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बहुत बुरी तरह इम्पेक्ट कर सकता है। तो जो रिस्क इकट्ठा होती है और जो उनकी बैलेंस शीट से कैपेसिटी से बाहर जाती है वो री इंश्योरेंस लेते हैं और ये हम उसके लिए कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारी जो रिस्क इंश्योरेंस कंपनी लिखती है वो हमको पास ऑन कर देती है, तो हम उसको बोलते हैं हम कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इंश्योरेंस का अगर री इंश्योरेंस का अगर सपोर्ट ना हो तो इंश्योरेंस लिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है छोटे मोटे क्लास में। हालांकि री इंश्योरेंस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है कि उसमें अपने आप में खुद अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है और वो कोई बड़ा खतरा उनके पीएनएल या बैलेंस शीट के लिए क्रिएट नहीं करता है। लेकिन जहाँ तक बड़ी रिस्क है, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, साइक्लोन है, मेगा रिफाइनरीज है, पेट्रोलियम प्लांट्स है, सैटेलाइट्स है, एयरक्राफ्ट है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसी देती है तो उसके पॉलिसी देने से पहले ही री इंश्योरेंस की अरेंजमेंट की जाती है। बिल्कुल। और री इंश्योरेंस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं इंश्योरेंस को सपोर्ट करने में। बिल्कुल, इंश्योरेंस को सपोर्ट करने में री इंश्योरेंस का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। सर, हमेशा एक हमको बात सुनने में आती है कि इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम बढ़ा दिया क्योंकि री इंश्योरेंस सपोर्ट नहीं था, या फिर री इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम बढ़ा दिया इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम बढ़ाना पड़ा। तो ये साइकिल्स क्या होते हैं? जब री इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम बढ़ाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को भी प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है। जहाँ तक इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम का सवाल है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा ही री इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है। तो ज़्यादातर ये शायद कहना सही नहीं होगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम इसलिए बढ़ गया कि री इंश्योरेंस बढ़ गया। अगर री इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस प्रीमियम और ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। री इंश्योरेंस का मेन हेतु ही वही है कि हम पूरी दुनिया में रिस्क को स्प्रेड करें और जो वोलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव है, उसको हम डाइल्यूट करें, हम उसको म्यूट कर दें। तो री इंश्योरेंस का तो यही पर्पस है और ये ज़्यादातर बहुत सारे क्लासेस में इंश्योरेंस प्रीमियम को एडवर्सली अफेक्ट नहीं करता है, एक्चुअली वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है ताकि ना उतार हो ना चढ़ाव हो और एक स्टेडी ट्रेंड बन जाए। तो री इंश्योरेंस कंपनी का यही रोल है कि ज्योग्राफिकली डाइवर्स करे, रिस्क को स्प्रेड करे और ओवर टाइम उसको स्प्रेड करे। तो बिल्कुल। तो अगर सर हम बात करें पिछले 10 सालों के अंदर भारत के अंदर री इंश्योरेंस मार्केट किस तरह से बदला है और ग्लोबली भी री इंश्योरेंस मार्केट कितना बड़ा हो रहा है? जहाँ तक लास्ट 10 साल का सवाल है तो इंडियन मार्केट में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। जैसे हमने इंडियन रेगुलेशन में फॉरेन री इंश्योरेंस को ब्रांचेस सेटअप करने की लाइसेंस दी 2017 में। 2017 में ऑल्सो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लॉसेस हो गए, कैटास्ट्रोफी लॉसेस हो गए, यहाँ तक कि वो अगले 2 डिकेड में सबसे बुरा साल रहा इंश्योरेंस रिकवरी, री इंश्योरेंस रिकवरी के लिए। इसकी वजह से काफ़ी हद तक अंडरराइटर जो रिस्क लेता है या इंश्योरेंस कंपनीज है, री इंश्योरेंस कंपनी से, ये लॉन्ग टर्म एवरेज से इतना अलग गया जो एक्सपीरियंस था कि पूरा रिस्क असेसर का पर्सपेक्टिव ही बदल गया। ये मैं इसके पर आना चाहूँगा क्लाइमेट चेंज पे
कि ज़्यादा कैटास्ट्रोफी होने लगी, जो कैटास्ट्रोफी होती थी वो ज़्यादा सीवियर होने लगी, ज़्यादा उनका बिहेवियर इरेटिक होने लगा जो प्रिडिक्ट नहीं हो सकता है, गलत से समय पे बारिश होने लगी, जो साइक्लोन थे वो ज़्यादा इंटेंस होने लगे, उसकी जो विंड स्पीड थी वो भी बहुत बढ़ने लगी। तो ये सब की वजह से पूरी रीइंश्योरेंस मार्केट का पूरा ट्रेंड बदल गया। इकोनॉमी का किसी भी विकसित देश पे या फिर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वहां की इकोनॉमी और री इंश्योरेंस का क्या एक कोरिलेशन होता है? अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो हमारा देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और अगले 3 से 5 साल में हम देखें तो री इंश्योरेंस का क्या महत्व रहेगा इकोनॉमी के अंदर? बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी रिस्क है, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, पोर्ट प्रोजेक्ट्स, रिफाइनरीज, बड़े इन्वेस्टमेंट, और आज के तौर पे जो अभी जो नया जो ट्रेंड चल रहा है जिसमें हम लोग बोलते हैं उसको न्यू जनरेशन रिस्क, कि ये क्लाउड आउटेजेस होते हैं और बहुत सारी ऐसे नई नई रिस्क भी आ रही है, जैसे डेटा है, डेटा लीकेज, डेटा के बारे में जो उनकी डेटा सिक्योरिटी के जो लैप्सेस होते हैं। तो ये जो नए नए कवर्स हो रहे हैं उसमें री इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई बार एक्सपोजर बड़े होते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो इंश्योरेंस कंपनी के पीएनएल की टॉलरेंस रिस्क एपिटाइट से बाहर जा रहे हैं, और इनके लिए जो एक्सपर्टीज होती है वो री इंश्योरेंस के पास ज़्यादा होती है। तो री इंश्योरेंस का तो बहुत ही बड़ा रोल है, और ख़ास करके अभी आज के समय में जब भी भारत सरकार का इतना बड़ा एम्फेसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के जो प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स और एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, इसमें री इंश्योरेंस का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और सर, जिस तरह से अभी आपने क्लाइमेट रिस्क की भी बात करी, तो वो किस तरह से इवॉल्व हो रही है, उसको कितना फैक्टर्ड इन आप री इंश्योरेंस कंपनियों ने कर लिया, और आपको क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है क्लाइमेट रिस्क आने वाले दिनों में? बिल्कुल, ये एक विषय है जो री इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी जो भी रिस्क कैरियर है सबके लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको ट्रेंड के बेसिस पे देखें तो क्लाइमेट रिस्क का जो योगदान है वो करीब 4 से 6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो एक्सपोज टेरिटरी जैसे हम बोलते हैं, कोई कोस्टल सिटी होते हैं जहाँ पीक एक्सपोजर है, जहाँ बहुत सारी एसेट्स है, वहाँ और डेवलपमेंट हो रहा है। अर्बनाइजेशन के ऊपर, इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड, हाइपर अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो क्लाइमेट की वजह से पेरिल का बिहेवियर जो है वो एग्रेवेट हो रहा है, उसके ऊपर एसेट बेस भी ग्रो हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर रियली एक चिंता का विषय है, और पूरे री इंश्योरेंस और इंश्योरेंस रिस्क कैरियर इंडस्ट्री अपने मॉडल को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। तो हालांकि ये चिंता का विषय है, लेकिन री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसके ऊपर लगा हुआ है, काम जोर पे चल रहा है, और हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ऐसा हमको कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे, इस पर कॉन्फिडेंस। और भारत में भी सर, जिस तरह से आपने कहा कि कई सारे एफआरबीज आए हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स भी आए हैं, तो उससे जो जीआईसी रे पर क्या असर पड़ेगा? और अभी मैं आपसे समझना चाहता था कि लॉन्ग टर्म विजन क्या लेके चल रहे हैं, 2030 तक आप क्या विजन लेके चल रहे हैं? हमारा रेटिंग जो था A- वो B++ हुआ 2020 जुलाई में, और अक्टूबर 24 में हमको फिर से A- रेटिंग मिल गया। तो ये जो 4 साल की जो हमारी जर्नी रही, हमने हमारा पूरा जो तरीका था काम करने का उसको रीअसेस किया, रिवैम्प किया। हमारे जो प्राइसिंग टूल थे, हमारे जो एल्गोरिदम थे, हमारा रिस्क एपिटाइट था, एक्सपोजर मैनेजमेंट था, ये जितने भी सारे जो प्रोसेस होते हैं जो एक री इंश्योरेंस कंपनी के अंदर होते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के अम्ब्रेला में, वो सब हमने रीअसेस किया। तो अभी हमारा ये गोल रहेगा कि हम ये A- रेटिंग को लिवरेज करें और हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा जाए। आज की डेट में हमारा जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस का जो रेशो है 75-25 है, और हमारा 4 से 7 साल का जो मीडियम टर्म टारगेट है वो ये है कि डोमेस्टिक बिजनेस हमारा 60% हो और फॉरेन बिजनेस हमारा 40% हो। तो ये जो रेटिंग है उससे हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जीआईसी 135 से ज़्यादा कंट्री से बिजनेस लिखता है। तो हम फिर से जो हमारे जो रिलेशनशिप है उसको रिवाइव करेंगे, और इंटरनेशनल बिजनेस पर हमारा काफ़ी जोर रहेगा। बिल्कुल। और सर, जो IFRS अकाउंटिंग के नियम लागू होने वाले हैं और इसके अलावा रिस्क बेस्ड कैपिटल के नॉर्म्स हैं सर, उसका कितना असर पड़ेगा ओवरऑल री इंश्योरेंस मार्केट की फंक्शनिंग पर? ये हमारे लिए सबके लिए अच्छा है, ये इवोल्यूशन का हिस्सा है।
तो IFRS में जो है पूरा रिपोर्टिंग अलग तौर पे होएगा। जो अंडरलाइंग जो वोलेटिलिटी होती है, अंडरलाइंग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस होता है, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ये सब के लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होएगी, क्योंकि इसके लिए IFRS इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा डेटा लगेगा और उसकी ज़्यादा एनालिसिस होगी। वो काफ़ी डिटेल्ड वर्किंग है। तो जो पूरा प्रेजेंटेशन है जो बैलेंस शीट का, वो बहुत ही फंडामेंटल रूप से बदलेगा। एक बड़ा इसमें एडजस्टमेंट होता है, वो रिस्क एडजस्टमेंट होता है जो वोलेटिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक एनालिस्ट के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए इसमें पूरा जो बैलेंस शीट की जो समझ है वो उसमें काफ़ी सुधार होगा। बिल्कुल सर। आखिर में हमारे दर्शकों के लिए सर, हमेशा सुनने में आता है कि ट्रीटी जो है वो रीइंश्योरेंस कंपनी ट्रीटी करती है, ग्लोबल ट्रीटी होगी, डोमेस्टिक ट्रीटी होगी, तो इनकी साइकिल्स क्या होती है और ये हर साल आपको रिन्यू करनी पड़ती है या एक लॉन्ग टर्म साइकिल्स होती है, और ये प्राइसिंग किस तरह से चेंज होती है और कौन से सेगमेंट में आप ज़्यादा फोकस करते हैं? ज़्यादातर रीइंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा जो सेगमेंट है वो है प्रॉपर्टी कैट। तो और साइकिल करीब 7 से 10 साल की हो सकती है। तो हम देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस वो क्लाइंट के साथ कैसा रहा। वो क्लाइंट से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सालों साल चलता रहता है। हर कॉन्ट्रैक्ट एक साल का रहता है, लेकिन रिलेशनशिप जो है, जैसे मैंने बताया कि ये हम लोग होलसेलर है और इंश्योरेंस कंपनी जो रिटेलर है, तो हम वो क्लाइंट का एक्सपीरियंस देखते हैं, हम वो कंट्री का एक्सपीरियंस देखते हैं, हम ग्लोबल एक्सपीरियंस देखते हैं, और जो वोलेटिलिटी है हम उसको, जो उतार चढ़ाव है, हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो नेगेटिव कोरिलेशन हम बोलते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको प्राइस करते हैं। बिल्कुल सर। आखिर में सर, हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या इंश्योरेंस मंत्र होगा? इंश्योरेंस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के दिनों में, जब भी रिस्क बढ़ रही हैं, जैसे हमने पेंडेमिक देखा, तो ये जो रिस्क को हमको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और इंश्योरेंस से बेटर तो कोई व्हीकल नहीं है। और क्योंकि इंश्योरेंस एक लीगल प्रोडक्ट है, एक पॉलिसी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, खास करके उसके एक्सक्लूजन समझना चाहिए, ताकि जो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं पूरी तरह कवर्ड हूँ, वो कितना सच है। उसमें अगर पॉलिसी में कवरेज में कुछ गैप है, उसमें अगर डिडक्टिबल है, टर्म्स कंडीशंस एडजस्टमेंट है, अगर क्लेम है, तो ये अच्छे से समझना चाहिए, ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, ताकि कोई इंश्योरेंस कंपनी से गलत एक्सपेक्टेशंस ना हो। बिल्कुल, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझे, जिससे मिसकम्युनिकेशन ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। ये आपका इंश्योरेंस मंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी, आज हमें वक्त देने के लिए और हमारे साथ इंश्योरेंस मंत्रा में री इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बारीक बातें बताने के लिए। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में जुड़ेंगी मधुलिका भास्कर, GIC री की पूर्व GM, रिटायर्ड GM और मौजूदा डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की। तो जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।